हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब, जहाँ पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये चैनल है जीएस हब कंपटीशन एग्ज़ाम डेडिकेटेड है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पॉलिटी राज व्यवस्था की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी एक सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो वहाँ आपको इसके ऑप्शनल हो चाहे सब्जेक्टिव हो 8 से 10 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। स्पेशली पीसीएस, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी और भी अदर जो भी एग्ज़ाम सीडीएस, एनडीए उनके लिए। आइए आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास जो है, जिसमें पहला हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से हम इसकी शुरुआत करेंगे। पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि संविधान क्यों जरूरी है। आज इंडियन पॉलिटी राज व्यवस्था सब्जेक्ट शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं, ये पॉलिटी है राज व्यवस्था, ना कि पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र। ठीक है, तो हमें राज व्यवस्था, इसमें शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था वो कैसे चलती है, कैसे काम करती है। संसद के बारे में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, ओवरऑल बात करें तो शासन व्यवस्था के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान। संविधान क्यों जरूरी है, पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बचपन में जब स्कूल में हम जाते हैं, बच्चे भी जब पढ़ते हैं, तो स्कूल वालों के भी अपने एक नियम कानून होते हैं जिसके तहत स्कूल व्यवस्था चलती है। ठीक है, कौन सी यूनिफॉर्म बच्चा पहनेगा, कब आएगा, कब जाएगा, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, मतलब कि एक नियम के तहत ही वो स्कूल संचालित होता है। सेम वैसे ही कहीं आप फैक्ट्री देखो या कोई मॉल में जाओ मूवी देखने, हर चीज़ मतलब एक नियम के थ्रू काम करती है। हमारा देश इतना बड़ा, जहाँ हर तरीके के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, हर रंग के लोग, अमीर गरीब, हर तरह के लोग मिलते हैं इसमें। नॉर्थ इंडिया में अलग, साउथ इंडिया में जाइए तो अलग, पहनावा अलग, लैंग्वेज अलग। नॉर्थ ईस्ट में हम जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज अलग, जनजातीय क्षेत्र अलग, फिर भी सब में एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, मिलजुल कर रहते हैं। तो ये मिलजुल कर जो रहने का सबसे बड़ा जो कारण है वो एक कारण, वो संविधान का होना। ठीक है, संविधान का होना। तो भारतीय संविधान, अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान का जो सबसे पहला काम होगा वो क्या है? एक बुनियादी नियम उपलब्ध करवाना, जिससे लोगों में समन्वय और विश्वास
बना रहे। ठीक है, एक बुनियादी नियम उपलब्ध कराना जिससे लोगों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, एकता बनी रहे और आपसी विश्वास बना रहे। अब कोई अमीर व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है। अमीर है, जाहिर सी बात है गरीब व्यक्ति का दमन किया जा सकता है, उसके अधिकारों को दबाया जा सकता है। तो संविधान ही एक ऐसा है जिसके थ्रू उसको भी यकीन है और उसके भी राइट्स हैं। ठीक है, तो विश्वास, आपसी विश्वास और समन्वय बनाने के लिए बुनियादी नियम उपलब्ध कराना, संविधान का सबसे पहला एक काम जो है वो एक बुनियादी नियम उपलब्ध करवाना जिससे लोगों में समन्वय और विश्वास बना रहे। ठीक है, तो संविधान का जो पहला काम है वो क्या है? एक बुनियादी नियम उपलब्ध करवाना जिससे लोगों में समन्वय और लोगों का विश्वास बना रहे। ठीक है, तो नियम कानून जो बना दिया हमने, हर व्यक्ति चाहे को लगता है कि जैसे हम सेफ है, हमारे अधिकार हमें भी मिलेंगे, सेफ है। तो इस नियम को लागू करने के लिए कोई मैनेजमेंट, कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे स्कूल में मैंने आपको बताया इससे पहले टॉपिक कि स्कूल में स्कूल वालों का जो नियम होता है, एक बच्चा ये यूनिफॉर्म में आएगा, ऐसे ड्रेस पहनेगा, इतनी क्लास होगी, ये चीज़ वो चीज़ फलाना ढिंगना, उनका पूरा नियम कानून, एक व्यवस्था होती है जिसको देखने के लिए स्कूल में मैनेजमेंट होता है। उसी तरह संविधान में जो हमारे बुनियादी नियम है वो नियम लागू हो रहे हैं, कैसे होंगे, लोगों का विश्वास बना रहेगा संविधान में, इसको भी देखने के लिए तो संविधान का दूसरा काम क्या होगा? संविधान का दूसरा काम शासन व्यवस्था कैसी होगी। ठीक है, शासन व्यवस्था कैसी होगी, सरकार कौन चलाएगा। ये जो बुनियादी नियम है इनको लागू करने के लिए एक शासन व्यवस्था का होना जरूरी है, तभी ये नियम लागू हो पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा काम क्या होगा? इस बुनियादी नियम को लागू करने के लिए शासन व्यवस्था हमारे देश की कैसी होगी, ये संविधान का दूसरा काम है। और सरकार कौन चलाएगा, कैसी सरकार हमारे देश में होगी, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ भी बताऊंगा। जैसे हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, हमारे देश की सरकार कैसी है? संसदीय सरकार है, यहाँ संसदीय व्यवस्था है भारत के अंदर। उसके बाद तीसरा काम, सरकार की सीमाएं। सरकार की सीमाएं क्या होगी? अगर सरकार की सीमाएं ना हो तो सरकार क्या होगी? निरंकुश हो जाएगी। आज यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे, कोई भी कुछ भी क्रिटिकल सरकार को क्रिटिसाइज कर लेता है, कुछ भी बोल देता है आके, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है नागरिकों के पास। किसी को भी क्रिटिसाइज, यहाँ तक कि संविधान के लिए भी कई बार आप देखते होंगे कि कितने वीडियो में संविधान को भी कोसा जाता है, बट उनको जो ये राइट मिला है वो भी संविधान के थ्रू ही मिला है। अगर वही राजतंत्र होता तो किसी राजा के खिलाफ आप बोलते तो अगले ही क्षण आपके सर से
सर गायब हो जाता, ठीक है। तो बाकी राजतंत्र न होने के कारण, लोकतंत्र होने के कारण नागरिकों का अधिकार सबसे ऊपर रखा जाता है, उसकी आज़ादी सबसे ऊपर रखी जाती है, ठीक है। बोलने की आज़ादी, आंदोलन करने की आज़ादी, हड़ताल करने की आज़ादी, ये सब आज़ादी, नागरिक अधिकार सबसे ऊपर रखे जाते हैं। सरकार पे सीमाएं लगाई जाती है कि आप सीमित शासन करेंगे, ठीक है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमित बल का प्रयोग किया जाएगा, ना कि बात बात पे लाठीचार्ज। जैसे उपनिवेश काल में जब हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, उस टाइम की जो व्यवस्था थी वो कॉलोनियल व्यवस्था जो थी, वैसी व्यवस्था ना होनी चाहिए। बल का प्रयोग सीमित होना चाहिए, ये लोकतंत्र में है, ठीक है। तो एक मोटी मोटी बात जो मैंने आपको बताई कि संविधान क्यों होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा हमारा विशालकाय देश है, भारत बहुत बड़ा एक कंट्री, बहुत बड़ा देश है, जिसमें एक साथ सबको बांधे रखना, चलाना, उसके लिए एक संविधान बुनियादी नियम होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, इस बुनियादी नियम को लागू करवाने के लिए एक शासन व्यवस्था का होना जरूरी है, और वो शासन व्यवस्था निरंकुश न हो जाए, सरकार अपनी मनमानी न करने लग जाए, इसको भी रोकने के लिए संविधान ने सरकार पे सीमाएं लगाई है और नागरिकों को उनके अधिकार दिए हैं। आपके मूल अधिकार है, अगर उनका हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो। ओके, तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, उसको हम डीपली आज स्टार्ट करेंगे। हमारा जो संविधान है वो कितने दिन में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इतना बात सब जानते हैं। बट ये जो संविधान है 2 साल 11 माह 18 दिन जो इसे लिखने में लगे हैं, बट इसके पीछे असल अनुभव, एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं 200 सालों का है, 200 सालों का। अगर जानते हैं हम सभी कि सन 1600 ईस्वी में भारत में कौन आई? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिख रहा हूँ मैं इसे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आती है। कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। बंगाल में व्यापार करने आती है। फिर क्या होता है? 1765 ईस्वी 1765 ईस्वी में कंपनी को क्या मिलती है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, रिवेन्यू कलेक्शन करना कंपनी शुरू कर देती इन इलाकों से। क्यों? क्योंकि उससे पहले बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें कंपनी की विजय होती है और भारतीय राजाओं की हार। इतनी ये कंपनी की एक जीत, और यहीं से कंपनी फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलना शुरू करती है, रिवेन्यू टैक्स कलेक्शन शुरू कर देती है, टैक्स लेना शुरू कर देती है। आती है कंपनी व्यापार के उद्देश्य से कि सामान बेचेंगे, खरीदेंगे इंडिया से सामान, हमारे यहाँ ला के बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, जैसा एक बिजनेसमैन का होता है वैसे ही। बट 1762, आई थिंक, मुझे पूरा ध्यान नहीं, 1762 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला, बहादुर शाह जफर और मीर कासिम तीनों एक तरफ होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ होती है। इनके बीच में युद्ध होता है बक्सर में, जहां कंपनी जीतती है, और जीतने के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो सिराजुद्दौला के सिराजुद्दौला की जो रियासत थी, वहाँ से रिवेन्यू वसूलना शुरू करती है। यहाँ से कंपनी रिवेन्यू शुरू करती है कहाँ?
1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 क्षेत्रों से, जिसमें बंगाल जो था सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे आज की टाइम में मुंबई है, वैसे उस टाइम में बंगाल सबसे ज़्यादा समृद्ध और पैसे वाला क्षेत्र था। समृद्ध क्यों था? क्योंकि गंगा बंगाल से होकर बहती थी, खेती बहुत होती थी यहाँ पे, ठीक है, उपज अनाज बहुत पैदावार किया जाता था इन तीनों क्षेत्रों में। यहाँ की ज़मीन उपज ज़्यादा होने के कारण, और उस टाइम जो कलेक्शन टैक्स लगता था वो कृषि के ऊपर ज़्यादा, तो कंपनी को मुनाफा यहाँ से शुरू होता है। जब कंपनी व्यापार के साथ साथ रेवेन्यू शुरू करती है, कलेक्शन करना, उसके बाद ब्रिटेन की जो सरकार होती है वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला नियम लाती है 1773 में, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट, कंट्रोल करने के लिए जो पहला नियम लाती है उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, रेगुलेट करने के लिए। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ से ये कोई कंट्री है, रिच कंट्री, अमीर कंट्री है, ठीक, और यहाँ दूर दराज में भी एक कोई देश है, मान लीजिए ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, यहाँ भारत है ये व्यापार करने के लिए, यहाँ पे व्यापार करती है। और भारत उस टाइम में जानते हैं आप, सोने की चिड़िया कहलाती थी, बहुत ज़्यादा समृद्ध था इंडिया। जैसे आज के टाइम में यूएस है, उस टाइम में इंडिया थी। हर देश इंडिया के साथ व्यापार करना चाहता था, क्यों? क्योंकि लाभ कमाना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था। इंडिया आती है, इंडिया आने के बाद कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा करती है, यहाँ से रेवेन्यू, पैसा कमाना शुरू करती है। यहाँ की सरकार को फिर लगता है, जैसा किसी को भी लगेगा, यहाँ से आप पैसा कमाओगे, एक बहुत बड़े कंट्री पे आप धीरे धीरे कब्जा शुरू हो रहा है, पैसा आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ जो ये बैठे हुए कंपनी जो है, इतना पैसा आ जाए, ये कंपनी फिर ब्रिटेन में जो सरकार चल रही उसको भी गिरा दे, उसको हरा दे, ठीक है। तो इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन फिर एक कानून वहाँ से लगाता है, कानून लागू करता है इंडिया में, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये पहला कानून होता है भारत के अंदर कंपनी के थ्रू, ब्रिटेन के थ्रू कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। ओके, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था उसको जान लेते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं पॉलिटी क्लास में। मैं हिस्ट्री फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो संविधान है वास्तव में 2 साल 11 महीने 18 दिन का नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं ये 1773 से लेके 1947 तक जो घटनाएं घटी, जैसे जैसे कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किए गए, इंडिया में लागू किए गए, उनसे हमारे देश के जो संविधान निर्माताओं थे उन्होंने क्या सीखा, कैसे उसको शामिल किया गया, उसको जानने के लिए हमें इतिहास, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक ढांचा जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हम वही पॉइंट पढ़ेंगे जो आज प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान के अंदर मौजूद है किसी न किसी रूप में, उसको जानेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया। सेम टू सेम चीज़ हमारे संविधान में जो कार्यपालिका है वही चीज़ यहाँ है, जहाँ कार्यपालिका का मुखिया मेन हमारा कौन होता है, राष्ट्रपति, और उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल पद है,
वैसे ही हमारे कार्यपालिका में राष्ट्रपति का पद होता है और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए और परामर्श सलाह के लिए भी हमारे संविधान में मंत्री परिषद का निर्माण किया गया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका वाली जो बात है वो रेगुलेटिंग एक्ट से मिलती है। दूसरा इसका जो पॉइंट है, इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश उसके साथ होते थे। ठीक, और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये जो पहला जो एक्ट था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। तो इस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, एक बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार जो है किस पे, कंपनी पर नियंत्रण करती थी। ओके, फिर से रिपीट कर दूं, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, जो वर्तमान में हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का जैसे पद है वैसे यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल पद हुआ। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थे। वैसे ही राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श सलाह के लिए मंत्री परिषद है कार्यपालिका के अंतर्गत। और 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया इस कानून के थ्रू, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य अन्य जज होते थे। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण करने में सशक्त हुई। इसको लिख लीजिए। फिर जो अगला कानून है उसको हम जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अगला कानून जो भारत में लाया गया वो था पीट्स इंडिया एक्ट 1784। बट उसका हमारे संविधान में उतना महत्व नहीं है, इसलिए मैं उसको हटा के उसके बाद जो अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1833 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट में सिर्फ कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए वो कानून लाया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, उसके बाद ये 1833। इतने टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में ले चुकी थी, क्षेत्र बड़ा हो चुका था, इसीलिए अब बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम जो था वो भारत का गवर्नर जनरल पद नाम बना दिया गया है। ओके, और जिसमें सभी सैन्य व नागरिक शक्तियाँ निहित थी। ये सेम टू सेम जो आज चीज़ है, जैसे राष्ट्रपति का पद है वैसा ही ये पद उस टाइम में था 1833 के चार्टर एक्ट में, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के पद में भी सेनाओं का सर्वोच्च, जो हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च है वो राष्ट्रपति, और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत भी सभी सैन्य और नागरिक शक्तियाँ निहित होती है, वैसी ही शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अंतर्गत निहित थी। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ओके, दूसरा, मद्रास और बम्बई के विधायिका संबंधी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया, यानी एकात्मक व्यवस्था पर जोर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को पूरी जो ब्रिटिश भारत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कब्जे वाली भारत का जो क्षेत्र था उसमें असीमित विधायिका अधिकार सौंप दिए गए। एकात्मक व्यवस्था पर जोर दिया गया, केंद्र को मजबूत किया गया इसमें। बाकी अभी हमारे भारत में संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी अपने क्षेत्र में कार्य करती है। विधायिका, कार्यपालिका, संसद केंद्र की अलग होती है और राज्य की अलग होती है। राज्य अपने क्षेत्र में काम करती है और केंद्र समस्त भारत के लिए विधायिका
संबंधी कार्य करती है, ठीक है। बट 1833 के चार्टर एक्ट में मद्रास और बम्बई के विधायक गवर्नरों से विधायिका संबंधी शक्तियों को छीन लिया गया था और किसको, केंद्र को, भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया था, यानी केंद्र को मजबूत करने की बात इसमें की गई थी। तीसरा जो पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को अब समाप्त कर दिया गया था, उसे विशुद्ध रूप से अब प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। व्यापार से अब कोई लेना देना ही नहीं, प्रशासन पे ध्यान देने को उनको बोला गया कि आप प्रशासन पे अब फोकस करेंगे, शासन कैसे करना है, किस तरह से शासन की नींव भारत में मजबूत करनी है, उस पर इनको फोकस करने के लिए बोला गया। और चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है, सिविल सेवकों जैसे सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। इसमें शुरू करने की जो कोशिश की गई थी, बाकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया। जो आज सिविल सेवकों की भर्ती यूपीएससी के माध्यम से की जाती है, किसमें की गई थी उसको शुरू करने की कोशिश, 1833 के चार्टर एक्ट में। ये जो पहले ही बता चुका हूँ कि कंपटीशन से बेस्ड हमारा ये चैनल है, ये चारों के चारों टॉपिक आपको कंपटीशन एग्जाम से संबंधित है। यहाँ भारत का गवर्नर जनरल पद वर्तमान में किस पद को इंगित करता है, तो राष्ट्रपति के पद को, क्योंकि राष्ट्रपति भी वर्तमान में सेना का सर्वोच्च है और प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। विधायिका बम्बई और मद्रास के विधायक गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। एकात्मक व्यवस्था को लागू करने की बात की गई पूरे भारत में कि केंद्रीय एक पावरफुल होगा, बट अभी वर्तमान में हमारे देश में एकात्मक व्यवस्था नहीं, संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। और तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी किस एक्ट के अंतर्गत व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो 1833 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय उसे बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना दी गई उसे। और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए फर्स्ट बार जिसमें कोशिश की गई वो 1833 का एक्ट था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगला एक्ट है उसको देखेंगे हम। 1833 के बाद अगला जो चार्टर एक्ट था वो 1853 इसमें पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी शक्ति पृथक्करण की बात जो फर्स्ट टाइम जिस एक्ट में देखने को मिलती है वो 1853 का एक्ट है, ठीक है। विधायी परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, जैसा कि वर्तमान में भी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो हमारे संविधान में, तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती है, एक दूसरे के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। शक्ति पृथक्करण की बात पहली बार किसमें की गई, 1853 के चार्टर एक्ट में। गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षदों को शामिल किया गया, क्योंकि अब क्षेत्र बड़ा हो चुका था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कब्जे का जो क्षेत्र था पहला ये जो परिषद बनाया गया था 1773 में, हम बात कर रहे हैं 1853 की। उस टाइम से लेके इस टाइम तक अब जो क्षेत्र था ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाली क्षेत्र जो थी वो बड़ी हो चुकी थी, ठीक है, उसके मुकाबले। तो उस टाइम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें कितने सदस्य, 4 सदस्य शामिल किए गए थे। अभी पीछे मैंने पढ़ाया आपको, 4 वो 6 और नए सदस्य इसमें जोड़े गए। अब 10 सदस्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए, जिसे क्या कहा जाता था, केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था, जैसे वर्तमान में हमारी संसद है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें इस एक्ट के अंदर जो वर्तमान प्रेजेंट में भी हमारे संविधान में देखने को मिलती है, वो एक तो शक्ति पृथक्करण, जहाँ विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया, वैसा ही हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाया गया शक्ति पृथक्करण को, कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका
तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेगी, तीनों एक दूसरे को संतुलित करने के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा होता है, जैसा कि वर्तमान में संसद है। दूसरा, इसमें प्रथम बार विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया, यानी स्थानीय लोकल आदमियों को भी शामिल किया गया। किसके द्वारा? 1853 के एक्ट के द्वारा। किसमें शामिल किया गया? विधान परिषद में शामिल किया गया। जो 6 नए पार्षद इसमें जोड़े गए थे, उनमें 4 का चयन बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। 6 में से 4 का चयन कहाँ से होता था? बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा। तीसरा पॉइंट, सिविल सेवा परीक्षा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया। जो अभी वर्तमान में हमारे देश में सिविल सेवकों की भर्ती किसके द्वारा? यूपीएससी के द्वारा की जाती है। उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो संविधान है, संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, लेकिन उसके पीछे का अनुभव, एक्सपीरियंस जो था वो कहीं ना कहीं 150 वर्षों का था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 का जो भारत शासन अधिनियम है, वहाँ तक जो कानून आए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो कानून भी कहीं ना कहीं हमारे संविधान में प्रभाव रखते हैं। कौन कौन से तत्व उनसे शामिल किए गए वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस एक्ट से कौन सा तत्व हमारे संविधान में शामिल हुआ। बहुत लंबा एक अनुभव था संविधान निर्माताओं के पास, इसलिए ऐसा संविधान हमारा बन पाया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि शक्ति पृथक्करण की बात सबसे पहले किस एक्ट में की गई थी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम से बेस्ट चैनल है, मैंने आपको बताया है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ऑप्शन देके कि शक्ति पृथक्करण की जो बात है वो हमें सबसे पहले किस एक्ट में देखने को मिलती है। तो 1853 के एक्ट में, जहाँ विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू साथियों, इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है समाप्त होती है। नेक्स्ट जो हम पॉलिटी क्लास लेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्रांति हमारे देश में हुई थी 10 मई 1857 की क्रांति, उसके बाद के जो एक्ट है उसमें देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एक्ट कानून लाए जाते हैं इंडिया के अंदर, जो लागू किए जाते हैं, उसमें कैसे चेंजिंग देखने को मिलता है। जो एक्ट अब जो बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जो 1858 से शुरू होगा वो एक्ट, वो कानून अब कैसे चेंज होंगे उनको हम जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।